नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्राचीन इतिहास का, जो कि भारतीय संस्कृति का गुण भी है, वर्ण व्यवस्था। इस पर न जाने कितने शोध हुए हैं, कितनी पुस्तकें लिखी गई हैं और कितने विचारकों ने अपने अपने विचार दिए हैं। इस संदर्भ में हमने भी जो कुछ भी पढ़ा, हमारी भी एक धारा बनी, तो बहुत तटस्थ होकर हम इसी संदर्भ में अपनी बात रखेंगे। पूरी तरह से यह हमारी धारणा है। हमने जो पढ़ा उस आधार पर हमने एक निष्कर्ष निकाला और वही निष्कर्ष हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं कि प्राचीन काल में ये वर्ण व्यवस्था किसकी देन थी, किसने भारतीय समाज को वर्ण व्यवस्था दे दी। आगे चलकर उसी वर्ण व्यवस्था पर जाति व्यवस्था आई और उसका आगे हमने विस्तृत रूप देखा, जातिवाद। तो हम जाति व्यवस्था जातिवाद में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ वर्ण व्यवस्था। वर्ण शब्द जो है वो द्योतक है रंग का। तो क्या ये रंग से निकला है, फिर क्या ये कर्म से निकला है? जो कुछ भी हमारी धार्मिक अवधारणा बनती है, जो साहित्यिक अवधारणा बनती है, उस समय के जो ग्रंथ लिखे गए, वेद पुराण उपनिषद जितने भी ग्रंथ हैं, सब में इसको कर्म प्रधान बताया गया है, यानी कर्म के आधार पर यह व्यवस्था दी गई थी। ठीक, अब आरोप प्रत्यारोप की यहाँ बात नहीं है। हम किसी तरह से हम किसी पक्ष में होकर नहीं बोलेंगे, एकदम तटस्थ होकर, और हमारी बात को, हमारी धारा को आप सदस्य सुनिएगा। हम एकदम तटस्थ रहेंगे। अब हम ऐसे आते हैं मूल विषय पर कि किसकी देन है। तो अगर हम भारतीय इतिहास का गंभीरता से अवलोकन करें, उस पर गहरी नजर डालें, तो कम से कम ईसा पूर्व 15वीं सदी से ऋग्वैदिक काल की शुरुआत मानी जाती है। और ऋग्वैदिक समाज कैसा था कैसा नहीं, ऋग्वेद में उसका वर्णन मिलता है, वेद व्यास जी ने उसको लिखा है। तो कम से कम वहां से तो हम पक्का मान सकते हैं समाज के स्वरूप को। अब ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी ऐतिहासिक प्रमाण के साथ षोडश महाजनपद हमारे सामने उपलब्ध हैं। सभी ग्रंथों में, सभी किताबों में, खास उसके बारे में न जाने कितना इतिहास लिख दिया गया है। षोडश महाजनपद यानी भारत के मध्य भारत, और हम तक्षशिला गांधार तक जाएं तो लगभग विशाल क्षेत्र में 16 महाजनपद या 16 साम्राज्य स्थापित थे। अब कहा जाता है कि उत्तर वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक वर्ण व्यवस्था थी, यहाँ आकर धीरे धीरे जाति का रूप ले ली। ठीक है, ऋग्वैदिक काल ईसा पूर्व 1500 से हम 1000 तक मान सकते हैं, और फिर ईसा पूर्व 1000 से 600 वर्ष तक हम मान सकते हैं वो उत्तर वैदिक काल था। ऐसा कहा जाता है कि वर्ण व्यवस्था जाति का रूप ले ली उत्तर वैदिक काल में, लेकिन वर्ण शब्द था। तो अब ये किसकी देन थी? अब एक बार हम और प्राचीन इतिहास में चलते हैं ऋग्वैदिक काल में। जैसा कि आम धारणा बनती है कि आर्यजन कौन थे कौन नहीं, हमने पीछे इस संदर्भ में कई वीडियो हमने बनाए हैं, हमारे वीडियो को आप देख सकते हैं। और वैसे भी इतिहास गवाह है कि अभी पक्का इससे पर्दा नहीं उठ पाया है। जब तक हड़प्पा लिपि ज्ञात नहीं होगी, इससे पर्दा नहीं उठ पाएगा कि कहाँ से आए थे यार। हमने अपने वीडियो में दर्शाने की कोशिश की है कि आर्य मूलतः भारत के ही निवासी थे, और बहुत हद तक वो हड़प्पा ही थे जो आगे चलकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वो निवास किए और वो वैदिक आर्य कहलाए। तो अब आर्य व्यवस्था, चाहे वैदिक व्यवस्था, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रारंभ में सरस्वती नदी के आसपास वहां से यह संस्कृत शुरू हुई, तो उसका क्षेत्र सीमित था, कबीलाई समाज था, जैसा कि इतिहास कहता है। अब उस काल में, यानी ऋग्वैदिक काल में, 3 वर्णों की बात आती है। अब हम आगे चलें तो जो उत्तर वैदिक काल है, ईसा पूर्व 1000 से 600, क्या कैसे कैसे, बहुत ज़्यादा इतिहास की सामग्री उपलब्ध नहीं है। एक जो प्रमाण मिलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, उनके आधार पर इतिहास लिखने की कोशिश होती है, लेकिन ईसा पूर्व 600 से तो पक्के प्रमाण मिलते हैं, पूरे भारत के प्रमाण मिलते हैं। अभी हाल ही में तमिलनाडु में खुदाई हुई है, वहाँ भी ईसा पूर्व 6वीं सदी के बर्तन मिले हैं, कुछ भित्ति चित्र मिले हैं। तो ऐसा नहीं, पूरे भारत में इसके प्रमाण ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में से मिलना प्रारंभ हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में षोडश महाजनपद थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब बात यहाँ आती है कि ये किसकी देन? तो उत्तर वैदिक काल में इस व्यवस्था ने जाति का स्वरूप ले लिया था, लेकिन ऋग्वैदिक काल में तो यह व्यवस्था पक्का ऋग्वैदिक काल में ही मिलती है, जहां ऋग्वैदिक समाज था, जहां वैदिक समाज था, जहां आर्य बसते थे। इसको पूरा इतिहास मानता है। लेकिन आगे उत्तर वैदिक काल, फिर षोडश महाजनपद, और आगे हम ईस्वी के आसपास जब दक्षिण में हम संगम पाते हैं, पूरे भारत का इतिहास उठाते हैं, तो पूरे भारत में बड़ी व्यवस्था है। ये किसने फैला दी बड़ी व्यवस्था, किसकी देन थी? अब हम किसी जाति का नाम नहीं लेंगे, किसी वर्ण का नाम नहीं लेंगे, हम एकदम तटस्थ होकर बोलेंगे। हमारा जो मूल्यांकन कहता है
कि भारत में जो इतिहास, चाहे दुनिया में जो इतिहास, सामाजिककरण की एक प्रक्रिया है, वह प्रशासनिक रूप लेती है। राजा शासन करते हैं, अच्छा शासन देने की कोशिश करते हैं। कोई भी राजा क्यों चाहेगा हम खराब शासन दें, अपनी उसकी मान प्रतिष्ठा भी है, अच्छे समाज की संरचना भी करनी है। तो सामाजिककरण और सामाजिक प्रक्रिया का एक स्व उत्पाद हमारी समझ से यह बड़े व्यवस्था की स्व उत्पाद किसी कहीं भी कोई ग्रंथ यह नहीं कह सकता है कि यह वर्ण व्यवस्था इनकी देन थी, उनकी देन थी। अगर हम ऋग्वैदिक समाज की ही देन माने तो पूरे भारत में व्यवस्था कैसे चलेगी? ठीक, अब किसी राजा को माने या किसी पुरोहित को माने तो कहां से, किसने? अगर एक ने किया तो उसका प्रभाव पूरे भारत में था? नहीं, ऐसा नहीं है। आजादी के समय 550 से ज्यादा रियासतें यहाँ थी, सदैव से यहाँ छोटे छोटे बहुत साम्राज्य रहे हैं। तो हमारा जो रिसर्च है, हमने इस पर जो शोध किया, हमने किताबें पढ़ी और जो हमारी धारणा बनती है वो ये कि सामाजिकरण के दौरान स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया थी और समाज 3 वर्णों में बढ़ता चला गया। फिर आगे 4 वर्ण हुए। वेदव्यास ने जब संहिताओं का संकलन किया तो उन्होंने इनका वर्णन भी किया, आगे ग्रंथों में इनका वर्णन मिलता भी है। तो उसको क्रमशः हमारे उस समय के जो ज्ञात साहित्यकार थे, लेखक थे, उन्होंने लिख दिया उन्होंने, लेकिन व्यवस्था तो थी। लेकिन ऐसा कहीं नहीं मिला है, कहीं नहीं लिखा मिलता कि इन्होंने ये व्यवस्था दी थी। ठीक है, ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं मिलता है। अब कोई लिख देता है कि इनकी उत्पत्ति ऐसे, उनकी उत्पत्ति वैसे, उनकी उत्पत्ति ऐसे, तो एक लिखने से पूरे भारत में कैसे फैल गया? अगर ऐसा रहता तो आज के डेट में कहीं एक लाइन कोई लिख दे पूरे भारत में फैला था? ऐसा तो हो नहीं सकता है। मेरी समझ से यह स्वस्फूर्त प्रक्रिया थी और सामाजिकरण की एक सकारात्मक प्रक्रिया थी। लेकिन यह जब सामाजिकरण या समाज का स्वरूप अब उन्नत अवस्था को प्राप्त कर जाता है, उच्च अवस्था को प्राप्त कर जाता है, तो उसमें कुछ विकृतियां ऐसी आ जाती हैं जो वो स्वस्फूर्त नहीं है, वो बनाई हुई विकृतियां हैं और वह विकृतियां ऐसी निकलती हैं कि समाज को बिगाड़ने का काम करती हैं। आगे वही वर्ण व्यवस्था ने जाति का रूप लिया। फिर जाति व्यवस्था हमारी संस्कृति की एक तरफ से प्रॉपर्टी है, वो हमारी जाति व्यवस्था हमारी भारतीय संस्कृति का गुण भी है, लेकिन जातिवाद गुण नहीं है। संप्रदाय का रहना अच्छी बात है, लेकिन सांप्रदायिकता हमारी संस्कृति का गुण नहीं है। तो आज या हम कभी भी कहें, सांप्रदायिकता और जातिवाद ये एक तरफ से जहर है। यह कहां से आया? इसकी उत्पत्ति ऐसा नहीं है कि मिल जाती है कहीं से कि यहाँ है, वहां है, ऐसे है, वैसे है, यहां से इसकी उत्पत्ति हुई। तो मेरी जो धारणा बनती है, हमने जो निष्कर्ष निकाला कि प्रारंभ में सामाजिकरण प्रक्रिया के दौरान यह स्वतः उत्पन्न हुई यह व्यवस्था थी, आगे जटिल होती चली गई। आगे समाज जब उन्नत अवस्था को प्राप्त कर गया तो विकृत के रूप में धर्मांध लोगों ने इसको बाहर निकाला और इसके विकृत स्वरूप को समाज के सामने रखा और जिसने बाद में जहर घोल दिया। अब वो कौन थे, कैसे थे, हम उसमें नहीं जाएंगे, ये हमारी अपनी धारणा बनती है। तो बड़े संक्षेप में हमने आपके समक्ष अपनी बात रखी। हमें विश्वास है कि आप तटस्थ होकर सुनेंगे। किसी तरह के आरोप प्रत्यारोप से हम खुद बचते हैं। हम ऐसा बोलने की नहीं कोशिश करते हैं जिससे किसी एक पक्ष की कोई भनक मिले। हम बहुत तटस्थ होकर बोले हैं और हमारी बात को आप समझिएगा। और इसी तरह से अगर आप सकारात्मक कमेंट करते हैं तो हम स्वागत करेंगे। इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।